जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जो भी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अवश्य कुछ आगे अच्छे बनने की भी सोच रहे हैं कि उन्हें आगे चलकर आईआईटी जैसे संस्थान में जाना है जहां बेहतरीन इंजीनियर्स बनते हैं, या जो एमबीबीएस जहां डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वैसे संस्थानों में जाना है और जहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आप निकल सकते हैं। तो ये एक जरिया आपका साबित होगा। जो छात्रवृत्तियां आपको मिलेंगी, जो आपके पैसे मिलेंगे, वो आपके लिए एक जरिया साबित होगा, आपको मदद करेंगे इनको इन डिग्रियों तक पहुंचने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए। और बच्चों, मुझे पता है कि जो छात्रवृत्तियां हैं उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आप इंस्पायर भी होते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा इसीलिए कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एकदम मन लगा के करें, बिना समय नुकसान किए हुए करें। और आप बच्चों जानते हो कि मैं आपको प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा और श्रेष्ठा योजना परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, जो कि इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं बच्चे वही आने वाले फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे NMMS यानी कि नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, इसी को कई राज्यों में प्रावीण्य परीक्षा, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है। पूरे जितने भी हमारे प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में होती है, सबका पैटर्न सेम है। मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैं मॉडल पेपर आपको बताना स्टार्ट किया हूं, इसके मॉडल पेपर जो एनएमएस की परीक्षा 2024 के तहत होगी, क्योंकि जो अब अगली परीक्षा 2024 के लिए होने वाली है तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार है। तो अगर आपने बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप कृपया आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप पूरी फ्री तैयारी करेंगे, कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं बच्चों। और आपको पता है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, सरकारी अध्यापक हूं, और मैं बच्चों के लिए ही कार्य कर रहा हूं ताकि जो अपने ग्रामीण बच्चे हैं जिनको कोई भी कोचिंग की या कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है वो मेरे वीडियोस के जरिए फ्री में पढ़ सके। काफ़ी बच्चों ने परीक्षाओं को निकाला है, नवोदय विद्यालय भी निकाला है। 55 बच्चे इस समय विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की मेरे जरिए तैयारी कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। तो बच्चों कई चीज़ें हैं। ठीक है। ऑलरेडी मैंने देखिए इसका एक फर्स्ट पेपर बना दिया है विज्ञान का। अभी मैं सेकंड जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो विज्ञान के प्रश्न बाकी बच्चे हैं उसको मैं हल करने जा रहा हूं। मैं सभी प्रश्नों को, जो गणित के प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये आपको पूरी मदद करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बच्चों ये बताना चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल पेपर है वो पढ़ो पढ़ाओ पब्लिकेशन के जरिए जारी किया गया है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक समतल दर्पण पर आपाती किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में 80 डिग्री का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान क्या होगा? देखिए इस तरह के, देखिए मान लीजिए शीशा हमारा दर्पण है। ठीक है। ये आया आपका जो आपतित किरण आया, ठीक है, और ये आपका परावर्तन किरण हो गया। ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसके बीच में जो कोण है वो 80 डिग्री का बना। अगर कहें बच्चों तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में 80 डिग्री का कोण बन रहा है। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बच्चे हिंदी इंग्लिश के लिए रहते हैं परेशान। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एकदम ध्यान रख लें, अगर आप ऊँचा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा बनना सोच रहे हैं तो आपको इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो किताबें हैं आपकी, जब आप IIT करने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे, या आप मेडिकल MBBS या डॉक्टर बनने जाओगे तो वहां सब किताबें आपकी अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। तो अब उस समय से अच्छा है आप अभी से प्रयास कीजिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत समस्या होगी कोई भी चीज़ नई सीखने के लिए। अभी आपके पास काफ़ी समय है। ठीक है। तो चीज़ों को अंग्रेजी में भी नोट करते जाइए साथ में। ठीक है। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग लिख लेता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है कि आपतन कोण क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आधे आधे बटे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, बस 80 को 2 से हमें भाग दे देना। तो भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 40 आ गया। इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही है बच्चों।
ठीक है, क्लियर हुआ। जो भी देखिए जो सॉल्व करने वाले सवाल होंगे विज्ञान में, मैं जो बच्चे एनएमएस की तैयारी किए पिछले साल वो जानते हैं कि मैं विज्ञान के प्रश्नों को हल करके विधिवत समझाता भी हूं और समझाया भी हुआ है मैंने। तो अगर आपको पुराने मॉडल पेपर देखने हैं तो 2023 में आप जाकर देख सकते हैं एनएमएस की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट बच्चों हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेरे हमेशा रहती है, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है मिलान करने वाला, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जल का गलनांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं पूरा अंग्रेजी में दे देता तो आप बोलते हैं सर हिंदी में नहीं दिख रहा है, तो इसको नोट करते जाइए। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ भाई फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा है जल का क्वाथनांक, क्वाथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बीपी भी कह सकते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। फिर पॉइंट POINT, ठीक है, ये तो भाई 100 डिग्री पे ही पानी उबलता है तो इसका 100 ही डिग्री हुआ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस मतलब सॉलिड CO2, उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, एकदम सही है, ये भी मिला हुआ है। शुष्क बर्फ को इंग्लिश में सॉलिड, सॉलिड बस बोलेंगे, सॉलिड आइस, बर्फ तो आप जानते ही होंगे। फिर है जल का अधिकतम घनत्व, तो याद रखिएगा जल की मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती है। इसका मतलब सब अपने अपने सामने सामने मिले हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए भाई किसमें ऐसा आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका है, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये असर्शन रीजन का प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपको यशस्वी और श्रेष्ठा में 1-2 दिखेंगे। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कि असर्शन A के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण, कारण को रीजन R से कर दिया गया के रूप में। अभिकथन A क्या है, ठंडे शरबत या पेय रखे ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप गर्मी में फ्रिज का पानी भर के रख देते हैं तो बाहर जो है अपने आप से ये ओस की मतलब बूंदें आ जाती हैं। ठीक है, तो कारण क्या दिखाया, संघनन द्वारा जल वाष्प द्रव में बदल जाता है, मतलब कंडेंसेशन द्वारा जो है वाष्प मतलब वेपर जो है वो द्रव मतलब लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा इसका आंसर, तो ये बच्चों दोनों ही सही है, मतलब इसका सही कारण भी है और वो भी देखें भाई किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आएगा। अब देखिए क्या है इसमें, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। A और R दोनों सही है और R जो है A की सही व्याख्या है, क्योंकि देखिए व्याख्या मैंने साफ साफ बता दिया है कि यही इसकी व्याख्या होगी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखे हैं तो कंफ्यूजन के लिए हैं, तो अगर आप उत्तर को सही से जानते रहेंगे तो आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43 है, ये फिर से देखिए मिलान करने के लिए है। ठीक है, तो देखें चालन विधि, ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण, मतलब सॉलिड जो सब्सटेंस है उसमें ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगी, संचरण कैसे जाएगी, चालन विधि से जाएगी। ये बच्चों देखिए हमेशा कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, तो इसको एकदम आप दिमाग में इसको याद कर लीजिएगा। चालन विधि, ठोस पदार्थ मान लीजिए जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर उष्मा मतलब हीट का कंडक्शन होगा, संचरण होगा। ठीक है, संवहन विधि द्वारा द्रव पदार्थों में उष्मा का संचरण, ये एकदम सही है, ये भी एक मिलान किया हुआ है। ठीक है, द्रव मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस हो गए उसमें जो उसमें हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह संवहन विधि द्वारा जाती है, यानी कि कन्वेक्शन द्वारा जाती है। ठीक है, थर्ड है विकिरण विधि, ये विकिरण विधि गैसों में उष्मा का संचरण, एकदम सही है। जैसे देखिए सूरज से जो किरणें आती हैं, जो हवा होती है उसको भी गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडिएशन है, क्या है विकिरण, क्या है आपका रेडिएशन है। ठीक है, बाकी का कन्वेक्शन और कंडक्शन आपने लिख लिया होगा। अब देखिए डिहाइड्रेशन, डी मतलब डी और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, इसमें क्या है, शरीर में जल की मात्रा की कमी, ये एकदम सही है। तो ये देखिए सब अपने सामने सामने मिलान है सबके। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मतलब जब पानी के शरीर में कमी हो जाती है तो उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो विज्ञान की तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जब लू लग जाती है हमें तो किसकी क्या हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन ही हो जाता है, शरीर में जल की पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के मौसम में बच्चों। ठीक है, तो विज्ञान के तरीके से जो आपका जीव विज्ञान है उससे भी आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। तो देखिए भाई इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर A जो है एकदम
सही है। तो क्लियर हो गया, आपने इसको नोट कर लिया होगा जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब देखिए ये है समान ही प्रश्न, लेकिन कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है। तो केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के से, ठीक है। तो ये देखिए 44 का कई बच्चों का आंसर आता होगा 273 केल्विन। देखिए कंफ्यूज के लिए यहाँ माइनस भी दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है, तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, 273 केल्विन ही सही है। मान लीजिए कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको बोल रहा है कि आप केल्विन में बदलिए, तो कुछ मत कीजिए, 273 में क्या कीजिए, 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया? 278 केल्विन। और ठीक इसका उल्टा हो, केल्विन दिया हो और आपको बोले कि इसको सेंटीग्रेड में करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 273 इसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कन्वर्जन के भी सवाल आते हैं कि फ़ारेनहाइट में बदलिए, केल्विन में बदलिए, तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने बताया हुआ और वीडियोज़ में, तो उसको देख लीजिएगा। ये वाला लिखवा देता हूँ, फ़ारेनहाइट वाले जो नए बच्चे जुड़े हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये F जो है फ़ारेनहाइट स्केल है, जैसे यहाँ केल्विन दिख रहा है तो F फ़ारेनहाइट है, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, तो एक दूसरे में आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कि असर्शन के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण मतलब रीजन के रूप में है। तो आइए पढ़ते हैं। अभिकथन ए क्या है? रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रेल पटरियों के बीच में गैप रहता है, ठीक है। गर्म होने पर लोहा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बच्चों देखिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर आप देखें, कोई भी ठोस चीज को, जो धातु स्पेशली, अगर उसको गर्म किया जाता है तो फैलता है, ठीक है। इसीलिए देखिए अगर एक पटरी ऐसे रखी है तो दूसरी पटरी में हल्का सा गैप करके फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे पटरियां आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन गैप हमेशा रहेगा ताकि जब वो फैले तो आपस में वो लड़े ना, ठीक है। तो कारण और उसकी देखिए एकदम इसका यही आंसर है। आर और आर दो, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका 45 का आंसर क्या हो गया? आपका 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों देखिए अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ठीक है। मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर इसी तरह के आपको प्रश्न और चाहिए, इसी तरह के मॉडल पेपर चाहिए जिसको मैं बनाऊं, तो यस बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मैं चैप्टर, देखिए एक एक चैप्टर विधिवत समझा के, गणित के, विज्ञान के और भूगोल इतिहास के मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वो वाले भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरह के वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है। अब आइए 46 क्वेश्चन को पढ़ें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 जो है, जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल सिकुड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान रखिएगा, सिकुड़ता है। और कथन 2 है, बर्फ यानी कि जो ठोस बर्फ की बात होती है का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो इस वाले सवाल में बच्चों ये एकदम दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। ये असर्शन रीजन का नहीं था, हमें बस सत्यता की खोज करनी थी, कारण की नहीं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए ठोस जो है घनत्व जल से कम होता है, तभी तो जो जल पे मान लीजिए जल है उसी पे तो बर्फ फिर तैरती भी तो है, ठीक है। अब देखिए 47 जो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तल छठीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कथन 2 है, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस बाहर निकलती है। ये बच्चों देखिए दोनों ही सही हैं, दोनों ही कथन जो है सही है। इसका फिर से उत्तर एक ही है। और आपको CFC का कई बार देखिए फुल फॉर्म भी पूछने आता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कई बार सवाल आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर और AC में यूज किया जाता है ताकि उसको ठंडा कर सके। अब देखिए ये हानिकारक, अब एक और आता है कि ओजोन के परत को, जो ओजोन परत हमारे आसमान में है, जो कि सूरज की जो UV रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें, उनको रोकता है, तो उसको क्षति CFC पहुंचाता है। तो ओजोन को कौन क्षति पहुंचाता है, ये भी प्रश्न याद कर लीजिए। इसी से इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो कई तरीके के प्रश्न CFC वाले बनते हैं, ठीक है। तो और ये इसमें से ये भी आता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखिएगा CFC ही है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए काफी सवाल आपके तैयार हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखें भाई, कहाँ 48, अच्छा यहीं पे है। देखिए क्वेश्चन 48 है आपके सामने।
वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं। सिंपल है बच्चों, क्लास 6-7 का है, ये है पारभासी। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, क्लियर है। और पारदर्शी किसको कहते हैं? जो आर पार जाने देते हैं, ठीक है, रोशनी को जाने देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ये देखिए जो टर्म्स है उसको आप जरूर अंग्रेजी में लिख लीजिए, बेशक आप हिंदी मीडियम में बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका अपारदर्शी जो एकदम नहीं जाने दें उसको कहते हैं ओपेक। उच्चारण भी ध्यान रखिएगा बच्चों, उच्चारण भी आपको ध्यान देना है, ओपेक। ठीक है, अपारदर्शी। तो आंसर ऐसे आपका क्या है? पारभासी है। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है? तो कई बार आपने बचपन में भी किया होगा कि बाल्टी में सिक्का डाल दिया और फिर देख रहे होंगे सिक्का ऊपर की तरफ उठ के दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो इसको याद रख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन है, ON है ये। ठीक है, और आपका परावर्तन आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन होता है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर पता चलिए। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। मैंने पिछले ही विज्ञान में इसमें बताया था कि रंगों में 7 रंगों में विभक्त होते हैं, इसको विभ्योर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए आज का वीडियो अभी यही कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए ये आपका स्टार्ट हो रहा है गणित, इतिहास है, फिर भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र के प्रश्न हैं, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।